जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त 2021 को जो है अमेरिका का डेडलाइन है कि अमेरिका इस दिन पूरी तरह से अफगानिस्तान से एग्जिट हो जाएगा। तो अमेरिका ने डेडलाइन दिया था कि 31 अगस्त 2021 से पहले अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देगा। कल का दिन भारत के खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो आयोजन हो रहा है उसमें कल भारत ने एक दिन में 5 मेडल जीते हैं। आई रिपीट, एक दिन में भारत ने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एक तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं अवनी, और दूसरा ये है सुमित। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल कल भारत ने जीता था। इन्होंने जीता था आपको भाला फेंक में और इन्होंने जो है निशानेबाजी में जीता था। बाकी सिल्वर मेडल जीते हैं, कांस्य मेडल भी जीते हैं, लेकिन टोटल 5 मेडल कल भारत ने जीता है। तो पैरा ओलंपिक को समाप्त होने दो। जिस तरह से ओलंपिक के समाप्त होने पे ओलंपिक पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया था कि किसने क्या अवार्ड जीता है और किस कैटेगरी में अवार्ड जीता है, उसी तरह से पैरा ओलंपिक पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा पैरा ओलंपिक जैसे समाप्त हो जाएगा। देखो, यहाँ पे 2 न्यूज़ है। एक तो यह न्यूज़ है 1993 ट्रेन बम विस्फोट केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, अभी 11 वर्ष से वो लोग जेल में हैं, लेकिन अभी उनको कल्प्रिट घोषित नहीं किया गया, सज़ा उसको नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हो, बिना सज़ा के एक व्यक्ति 11 वर्ष से जेल में है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि या तो आप इसको घोषित कर दीजिए कि ये सज़ा, ये व्यक्ति गिल्टी है, और या उसको अगर बरी करना है तो उसको बरी कर दीजिए, लेकिन लटका कर रखने की कंडीशन मत रखिए। या तो अगर गिल्टी है तो उसको सज़ा दीजिए, घोषित कीजिए कि ये गिल्टी है, और गिल्टी नहीं है तो उसको रिहा कीजिए। और इस तरह का ये पहला मैटर नहीं है। अगर आप भारत में देखोगे और किसी भी न्यायालय में जाकर के देखोगे तो लाखों ऐसे मैटर पेंडिंग है, लाखों ऐसे केस पेंडिंग हैं जहां बिना किसी सज़ा के व्यक्ति जेल में वर्षों से रह रहा है। भारत में इनफैक्ट 3.93 करोड़ मैटर जो है पेंडिंग है। 3 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है केस पेंडिंग है। तो लाखों ऐसे मैटर हैं जहाँ पे बिना सज़ा के एक व्यक्ति जेल में सालों से रह रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए और इसका एक अच्छा समाधान होना चाहिए। देखो, ये मैटर जो है, ये जो न्यूज़ है, ये है कि कोरोना के समय में सरकारी प्रयास पे सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष जाहिर किया है कि कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए थे उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं 2 योजना का डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो सरकारी प्रयास किए गए हैं कोरोना के समय में जो बच्चे अनाथ हुए थे उसके लिए, जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हुई थी। उसके लिए एक योजना आया था PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु जो है कोरोना के दौरान हुई थी और कम से कम उन दोनों में से एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। तो उसके लिए ये योजना था। जिन बच्चों ने कोविड-19 में अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खो दिया, वे इस योजना का पात्र होंगे। ये योजना है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। इनमें से प्रत्येक बच्चे को PM केयर फंड से जो है 10 लाख रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा। यह कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु तक के बाद अगले 5 वर्ष तक शिक्षा या उच्च शिक्षा जो मिलेगा उसके दौरान बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। यानी 18 वर्ष तक तो सरकार उसको रखेगी, ठीक है। बच्चों के लिए जो अलग आवास होती है वहाँ पर रखेगी, वहाँ उनको जो है शिक्षित किया जाएगा, वहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा, वहाँ उसकी देखभाल किया जाएगा चाइल्ड केयर सेंटर में। 18 वर्ष के बाद जो है अगले 5 वर्ष जो उसका हायर स्टडीज होगा, उस हायर स्टडीज में इसी 10 लाख रुपए से प्रत्येक महीने उसको कुछ ना कुछ रुपये दिया जाएगा ताकि वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और 23 वर्ष जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे एक मुफ्त उसको कुछ राशि दिया जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोविज़न किया गया है PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत। दूसरा योजना है कि बाल स्वराज केयर कोविड केयर। ये जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग
ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज केयर पोर्टल लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये उन बच्चों को ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग के उद्देश्य से बनाया गया है जिसकी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। तो जिसको देखभाल की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको ट्रैक करके उसकी देखभाल किया जाएगा और सुरक्षा किया जाएगा। और ये किया गया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसकी स्थापना किया गया था मार्च 2007 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना, एक एक्ट आया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, और इसके तहत 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। एक सांविधिक निकाय है, यानी संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसका जो है निर्माण किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये रेगुलेट होता है। पॉस्को जैसे एक्ट की भी ये निगरानी करने का काम करता है। बेसिकली आप ये समझो कि बच्चों को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये आयोग उसको डिसीजन लेने का काम करेगी। देश की सर्वोच्च आयोग है और ये आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी एक सदस्य होता है। इस आयोग के जो चेयरपर्सन होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक सदस्य होंगे। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग पे यहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन आपको चर्चा होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है को लेकर के उसको रेगुलेट करने का काम करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में सिर्फ आप ये जानो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, एक तो वित्त विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। दूसरा है कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये आपको याद रखना चाहिए, और कल भी एग्जाम में या परसों जो एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर का, उसमें भी पूछा गया था, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी पूछा गया था कि 2 ऐसा एक्ट है जिसके उल्लंघन पे ये एक्शन लेती हैं। एक तो फेमा एक्ट है 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये दोनों एक्ट के उल्लंघन पे ईडी एक्शन लेती हैं। देखो, इसको एक बार देख सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज रही है कश्मीर की गलियां। यहाँ से बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, उसको रिमूव करने के बाद क्या क्या बदलाव आया, कश्मीर में किस तरह से पोलराइजेशन जो है वो कम हुआ है, कश्मीर में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए, वो जानकारी आपको होना चाहिए। आर्टिकल 370 अगर रिमूव किया गया है तो उसके सकारात्मक काम क्या क्या हुए हैं। डेडलाइन बीतने 10 डेडलाइन बीतने के बाद अब RFID अनिवार्य। तो RFID क्या होता है? RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। बेसिकली जिस तरह से टोल से आप गुजरते हैं, तो टोल से गुजरते हैं तो आपको जो है वहाँ पे टोल टैक्स जो होता है, यहाँ पे जो पैसा कलेक्ट करता है उसको पैसा देना होता है। इसमें क्या होगा, इस टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे एक स्टिकर जो है आपके गाड़ी में चिपका होगा और उस स्टिकर में आप रिचार्ज करेंगे। जैसे मान लो 500 रुपये का आपने रिचार्ज किया और टोल से जैसे ही आप गुजरे, तो टोल से गुजरने के बाद जो है आपका मान लेते हैं कि 100 रुपया कटना चाहिए। तो ये जो 500 रुपये का रिचार्ज करवाया था आपने, उससे 100 रुपया बाय डिफ़ॉल्ट कट जाएगा। तो वहाँ पे आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उस घर से आप क्रॉस करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बैलेंस कट जाएगा। बढ़ेगी ताकत, सेना खरीदेगी आकाश और ध्रुव मिसाइल। इस दोनों को देख सकते हैं। देखो, भारत जो है रक्षा सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है, ये आप जानते हैं। लेकिन हम रक्षा सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम फ्रांस से मंगाते हैं। राफेल विमान हमने फ्रांस से मंगाया तो पैसा कहाँ जाता है? फ्रांस में जाता है। अमेरिका से मंगाते हैं तो अमेरिका को पैसा देते हैं। रशिया से मंगाते हैं तो रशिया को पैसा देते हैं। अब भारत में जो कंपनी है वो खुद निर्माण कर रही है। यहाँ देखो, नौसेना स्टार्टअप से खरीदेगी कुछ सामान। इसी तरह से 14,000 करोड़ रुपए का जो है आकाश मिसाइल खरीदा जाएगा या ध्रुव जो हेलीकॉप्टर वो खरीदा जाएगा। तो इसका निर्माण चूंकि भारत में किया जा रहा है, तो इससे जो क्या होगा कि सेना अगर पैसा खर्च करेगी तो वो भारत में ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो कम होता था वो कम ना घट जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व की जो है कमी होती थी वो घट जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। तो जो पैसा हम विदेशों में भेजते थे वो पैसा इंडिया में ही रह जाएगा।
अब देखो, ई कचरे के निपटान के लिए आईटी मद्रास ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। सबसे पहले ई कचरा टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है ई कचरा? जैसे कंप्यूटर हो गया, बहुत पुराना कंप्यूटर हो गया, ख़राब हो गया, उसके अलावा टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, तो ये सब जो है ई कचरा होता है। मतलब ये सब बेकार होने के बाद क्या हो जाता है? ई कचरा बन जाता है। और इसमें कई तरह की रासायनिक गैस होती है, रासायनिक कई तरह के पदार्थ होती है जो वायुमंडल को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो इसी को देखते हुए 2016 में ई कचरा नियम 2016 आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई कचरा नियम 2016 को अधिसूचित किया गया था। तो किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इससे पहले इस तरह का नियम था 2011 में। देखो, इस नियम में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के दायरे में लाया गया। तो ये जो वर्ड है EPR, इससे डायरेक्टली यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। तो ये ई कचरा नियम 2016 से संबंधित है। डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि EPR किससे संबंधित है? तो ई कचरा नियम 2016 से संबंधित है। इसका मकसद क्या है? EPR का मतलब क्या है कि जो कचरा, जिस कंपनी का कचरा है वही कंपनी उसको कलेक्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं कि आप एक मोबाइल परचेज करते हैं नोकिया का, तो नोकिया का आपने मोबाइल परचेज किया, तो कल के डेट में नोकिया अगर वेस्ट हो जाता है तो आप नोकिया के कंपनी को ही कॉल कीजिएगा कि आप आकर के हमारे यहाँ से वो ई कचरा ले जाइए, क्योंकि हमारा मोबाइल अब वेस्ट चला गया, 5-6 साल मैंने यूज़ कर लिया, वो बेकार हो गया। तो नोकिया की कंपनी आएगी और वो आपके यहाँ आकर के संग्रह करेगी, बदले में आपको कुछ पैसा भी देगी। तो इसी को कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कचरा बनाया है, जो कंपनी उत्पाद बनाया है, कल के डेट में अगर वो कचरा बनेगा तो उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका संग्रहण करे। डिपॉजिट रिफंड स्कीम के एक अतिरिक्त आर्थिक साधन होगा, यानी आप उसको बदले में जो है उसको पैसा भी देगा। पुराना मोबाइल देते हो तो वो आपको पैसा भी देगा, और उसके बाद जो है उस कचरा को, उस मोबाइल के किस पार्ट को यूज करना है, किस पार्ट को वेस्ट करना है, ये वो कंपनी तय करेगी। कुछ यूज करने वाला पार्ट होगा तो कंपनी यूज करेगी, अदरवाइज उसको जो है निस्तारित करेगी। उसको किस तरह से निस्तारित करेगी ये कंपनी को डिसाइड करना। निराकरण पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की जो सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल विकास है, इसके लिए कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया। तो अब इस न्यूज़ में क्या है? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा जो आपको जानना चाहिए। इस न्यूज़ में है कि ई कचरा को निपटाने के लिए, यानी निपटान के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म आईटी मद्रास ने तैयार किया। तो हो सकता है डायरेक्टली वन डे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ दें कि ई सोर्स जो है किससे संबंधित है, तो वो कचरा निपटान से संबंधित है और आईटी मद्रास इसको बनाया है। बाकी ई कचरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इसको ज़रूर आप लोग देखें। मैंने कल भी आपको बताया कि अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अफ़गानिस्तान छोड़ने की जो उसकी तत्परता थी, इमीडिएटली उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, या इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेरिका ने $85 बिलियन के हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़ दिए, जो आज तालिबान के हाथ लग चुका है। तालिबान क्या है? एक आतंकवादी संगठन है जो विश्व भर में जिहाद फैलाना चाहता है। तो $45 बिलियन के हथियार हाथ में लग चुके हैं तालिबान के। ऐसा हथियार जो आज पाकिस्तान के पास भी नहीं है, वैसा हथियार, कई सारे हथियार हैं जो इंडिया के पास भी नहीं है, वो हथियार आज तालिबान के पास हैं। देखो, यहाँ पे बहुत छोटा में न्यूज़ दिया हुआ, लेकिन काफ़ी चर्चा हुआ था। कल दिन भर ये न्यूज़ चर्चा में था। पता नहीं दैनिक जागरण ने इसको फर्स्ट पेज पे क्यों स्थान नहीं दिया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को फर्स्ट पेज पे स्थान देना चाहिए। तालिबान को मान्यता ना देने पे 9/11 जैसे बयान से मुकरे पाक NSA। जिस तरह से भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं,
अजीत डोभाल जी। उसी तरह से पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं कौन, मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ के बारे में सबसे पहले तो ये जानो कि ये पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है, मतलब पाकिस्तान का नागरिक है, बहुत पहले जाकर के अमेरिका में बस गया और आज इसके पास जो है अमेरिका का पासपोर्ट है। पाकिस्तान का पासपोर्ट इसके पास नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि विश्व के देश या पश्चिम के देश या यूरोप के देश, अमेरिका जैसे देश या तो तालिबान को मान्यता दे, तालिबान को मान्यता दे, तालिबान के साथ ट्रेड करे, तालिबान को डेवलप करने में या अफगानिस्तान को डेवलप करने में तालिबान के साथ सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं करता पश्चिम के देश मतलब हो गया यूरोप और अमेरिका, तो अगर ऐसा नहीं करता पश्चिम के देश तो 9/11 जैसे आतंकवादी घटना फिर हो सकता है। यानी जो 2001 में आतंकवादी घटना हुआ था 11 सितंबर 2001 को, वो घटना फिर से रिपीट हो सकता है। ये पाकिस्तान के एनएसए ने सबसे पहले बयान दिया और बाद में अपने स्टेटमेंट से मुकर गया। तो निश्चित तौर पे विश्व भर में इस स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है कि ऐसा हो सकता है फिर, और पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के कारण विश्व भर में निंदा हो रही है। और ख़ास करके पश्चिम के जो देश हैं उसको एक्सटेंटली इसको कवर कर रहे हैं, पूरी तरह से इसको कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी इनफैक्ट काफ़ी छोटा दिया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में है। पहली तिमाही में 41.5% बढ़ा सेज से निर्यात। तो सेज समझना होगा कि सेज क्या है। सेज को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, जैसे मान लो बंदरगाह कोई है, जैसे JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, तो यहाँ पे जो है ये जो क्षेत्र है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जो है वहाँ का एक पर्टिकुलर नियम रहेगा, पर्टिकुलर वहाँ पे औद्योगिक कानून रहेंगे जो वहाँ पे लगेंगे, राइट। एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यापारिक और कानून वाणिज्यिक कानून लागू होते हैं, उसी को कहा गया है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज किसी देश के भीतर प्राय ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जो प्राय मुक्त शुल्क या राजकोषीय रियायत होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापारिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। एशिया का सबसे पहला सेज, कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का सबसे पहला सेज कहाँ था। एशिया का सबसे पहला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था, उसे उस समय एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते थे। वो 1965 में 1965 में कांडला में बना था। कांडला कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो एशिया का पहला सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बना था कांडला, गुजरात में। सेज को लेकर के 2005 में नियम पारित किया गया है, जिसे 2006 में लागू किया गया है। यानी अभी हमारे देश में सेज 2005 चलता है। सेज 2005 जो है ये 5 में आया था कानून और 6 में इसको लागू किया गया था। अभी वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं, जिसमें 265 चालू हैं। लगभग 65% सेज जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। सेज को अध्ययन के लिए एक समिति बनी थी। वनडे एग्जाम वगैरह में फिर पूछा जा सकता है, या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाबा कल्याणी समिति, तो सेज को रेगुलेट करने के लिए एक समिति बनी थी जिसे कहा गया बाबा कल्याणी समिति, और 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि सेज में अब एमएसएमई को भी जोड़ना चाहिए, एमएसएमई को भी जोड़ना चाहिए और एमएसएमई के निवेश को भी बढ़ाना चाहिए सेज से। अब देखो सेज का उद्देश्य क्या है। वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाना, बुनियादी इन्वेस्टमेंट यानी बेसिक इन्वेस्टमेंट जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करना, और स्पेशल इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ावा देना। अब देखो न्यूज चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष रहा है उसका जो पहला तिमाही रहा, पहला तिमाही क्या कब से कब होता है, तो अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीना का होता है ये पहला तिमाही होता है। तो इस पहला तिमाही में निर्यात जो सेज से बढ़ा है वो बढ़ा है 41.5%, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और टोटल निर्यात बढ़ के हुआ 2.15 लाख करोड़, जो सेज से हम निर्यात कर रहे हैं, राइट। तो निश्चित तौर पे जो सेज बनाने का भारत का उद्देश्य था वो काफ़ी बाद
जब इसका सफल होना चाहिए तो सीरीज सफल नहीं हुआ। चूँकि 1965 में एशिया में पहला सीरीज इंडिया में बना था, तो उस समय में सफल नहीं हो रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्तमान में धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहा है। एक बार इसको देख सकते हैं, पाकिस्तान में ध्वस्त किए गए 3 चर्च। देखो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार होता है, पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी माइनॉरिटी है, सब पे अत्याचार होता है। हिंदू के अलावा सिख पे भी अत्याचार होता है, बौद्ध पे भी अत्याचार होता है, जैन पे भी अत्याचार होता है, पारसी तो अत्याचार होता ही है, और ईसाई पे भी अत्याचार होता है। पाकिस्तान में ना सिर्फ हिंदू पे बल्कि मुसलमानों पे भी अत्याचार होता है। पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे मेजर कम्युनिटी है, वो है सुन्नी मुसलमान। तो अहमदिया जो कम्युनिटी है, मुसलमानों की कम्युनिटी है अहमदिया, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम मानता ही नहीं है। साथ ही साथ जो सिया कम्युनिटी है, वहाँ पे माइनॉरिटी में सिया कम्युनिटी, तो सिया कम्युनिटी पे भी अत्याचार होता है पाकिस्तान में, राइट। तो बहुत गड़बड़ है पाकिस्तान में। देखो, इसको पढ़ना आप लोग, हालांकि जो मैं ये एडिटोरियल पढ़ा तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है। बेसिकली अगर शुरुआत देखोगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बीच चीज़ें जो बढ़ना शुरू हुई, उस शुरुआत का जो हुआ है, वो शुरुआत हुआ काफ़ी पहले। आई थिंक 1950-60 के दशक में ही शुरुआत होता है। दरअसल क्या है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो एक बॉर्डर लगता है, जिसे कहा गया डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन को अफ़गानिस्तान नहीं मानता है, या डूरंड लाइन को तालिबान भी नहीं मानता है। अब देखो, दोनों ही जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी क्या है कि इंडिया में भी हैं और पंजाबी हैं आपको पाकिस्तान में भी हैं। तो पंजाबी क्या है, एक एथनिसिटी है। इसी तरह से पख्तून जो है एक एथनिसिटी है, और पख्तून जो है, जैसे ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मान लो एक डूरंड लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो पख्तून इधर भी है, पख्तून इधर भी है। अभी जो तालिबान है, तालिबान में भी मैक्सिमम पख्तून है, तो पख्तून एक एथनिसिटी है, तो पख्तून उधर भी है, इधर भी है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी की घटना फैला रहा है, जिसे टीटीपी कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी पख्तून है और इधर भी पख्तून है। तो ये लोग डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। तो डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं, तो यही कारण था कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे इंटरवीन करना शुरू किया था अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान धीरे धीरे रशिया के क्लोज गया था, रशिया धीरे धीरे रशिया का इंटरफेरेंस बढ़ा था अफगानिस्तान में, और रशिया को फिर रोकने के लिए अमेरिका जो है तालिबान को क्रिएट किया था। तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी भूमिका फिर कभी डिस्कस करूँगा, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो, यहाँ पे इस राइटर में, ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, या भी आप लोग पढ़ना खुद से, कि नार्को टेररिज्म जो है एक वर्ड दिया है राइटर ने। नार्को टेररिज्म क्या होता है? नार्को मतलब हो गया नारकोटिक्स, जैसे ड्रग वगैरह हो गया, हीरोइन वगैरह हो गया। आपको पता है कि अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन होता है, ये जो है अफीम का पौधा है, तो अफीम के पौधे से हीरोइन वगैरह तैयार होता है, ड्रग्स तैयार होता है। तो अफगानिस्तान में एक अच्छा खासा संख्या में अफीम का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन मेरे ख्याल से शायद अफगानिस्तान में ही होता है। तो ये अफगानिस्तान में ड्रग्स को फैलाने में, अगर ये ड्रग्स मान लो बनता है, तो उसको बेचना कहाँ है? इंडिया में बेचेगा या यूरोप में बेचेगा। तो ऐसे कंडीशन में नार्को टेररिज्म क्रिएट होगा। अगर आपने उड़ता पंजाब एक मूवी देखा है, तो उड़ता पंजाब में इसको दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान से जो है ड्रग आता है इंडिया में, पाकिस्तान से किस तरह से इंडिया में फेंका जाता है ड्रग, ठीक है, बॉर्डर पे, वो दिखाया गया। और उसी तरह से पाकिस्तान में कहाँ से आता है? तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आता है ये, ठीक है। अफगानिस्तान से इंडिया में ड्रग इन होता है, और ड्रग इन होकर के भारत के युवाओं को बर्बाद करने का काम करता है। और इसी तरह से अमेरिका में ड्रग इन होता है, या यूरोप में ड्रग इन होता है, तो कहाँ से होता है? तो सबका मूल जड़ अफगानिस्तान ही है। तो इसलिए नार्को टेररिज्म का विश्व भर में खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि तालिबान का अब निश्चित तौर पे कब्जा हो गया है सब जगह पे, राइट। इसको भी पढ़ लेना। आईपीसीसी की जो नई रिपोर्ट है, उसको लेकर के भारत की जो चेतावनी है, या विश्व की जो चेतावनी है, वो चेतावनी दिया गया है कि विश्व खतरे में है, और जल्दी इसका समाधान नहीं किया तो विश्व डूब जाएगा, विश्व बर्बाद हो जाएगा। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, बिहार सरकार ने खेल नीति लागू किया, तो इसको कहा गया, राइटर कह रहे हैं कि सही ढंग से खेल नीति लागू हो, तो इसको भी देख सकते हैं। हालांकि बिहार के लिए शर्म की बात है कि 12 करोड़ से अधिक बिहार का पॉपुलेशन है, और बिहार का एक भी खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक में 127 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें एक भी खिलाड़ी बिहार से नहीं था। तो बिहार के लिए शर्म की बात है।
एक बार इसको भी देख सकते हैं, भूजल स्रोतों के मानचित्र से पेयजल में इस्तेमाल में मिलेगी मदद। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका मानचित्रण होना भी चाहिए। भूजल का मानचित्रण मतलब क्या होगा कि कहाँ पे पानी, जैसे मान लो ये भारत हमारा है तो इसमें कहाँ पे पानी है, तो इसका मानचित्रण तैयार कर रही है सरकार। तो ये मानचित्रण के बाद डिसाइड होगा कि हाँ यहाँ पे पानी है, भूजल स्रोत में यहाँ पानी है, मतलब ग्राउंड वाटर में यहाँ पे अगर हम खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से जो है अगर इसका पता चल गया तो इससे निश्चित तौर पे क्या होगा कि पेयजल में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। और इसमें इसरो भी भारत सरकार की मदद कर रही है। देखो ये न्यूज़ को एक बार देख लेना, इसकी जनगणना जैसे कंप्लीट होगी तो मैं इस पर क्वेश्चन बना दूंगा या डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। बाकी ये जो एनजीओ कर रहा है, जो गिद्ध की जनगणना जो एक एनजीओ कर रहा है, ये एनजीओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो ये एनजीओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कई बार इस एनजीओ से क्वेश्चन पूछा है। देखो दो न्यूज़ है, एक तो ये है कि बिहार में एक साल में 14 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन खरीदेगी पेट्रोलियम कंपनियां। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार देश में पहला राज्य है जिसने इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 लाया। तो इथेनॉल नीति लाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। और दूसरा यहाँ पे जमशेदपुर उद्यमी बाबी महतो जो है भारत की टॉप 15 महिलाओं में शामिल हुई है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो खेल पेज में इंपॉर्टेंट है, आज एक बार पढ़ लेना, पैरालंपिक को लेकर के जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, एक बार देख सकते हैं आप लोग। चलिए इतना ही हमारे पास न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।